वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो होता है या फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स का स्कूल लेक्चरर के जो एग्ज़ाम होते हैं या फिर इकोनॉमिक्स के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जिसे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला प्रश्न वो है, प्रकट अधिमान सिद्धांत के संबंध में से निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। देखिए, रिवेल प्रेफरेंस थ्योरी जो है उसके बारे में हमको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसमें से कौन सा सही है उसको हमको चुनना है। तो सबसे पहला क्या है, मांग की आय लोच धनात्मक होनी चाहिए, और दूसरा है उपभोक्ता के जो अधिमान होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रबल क्रमांकन को तुष्ट करता है। तो देखिए, जो रिवेल प्रेफरेंस थ्योरी है वो 1948 के आसपास किसने दी थी, प्रोफेसर सैमुअल्सन ने। मांग का जो सिद्धांत है उसकी एक तरह से आधुनिक व्याख्या हम कह सकते हैं, जो मुख्य रूप से उपभोक्ता के वास्तविक व्यवहार के बारे में बताता है कि उपभोक्ता अगर किसी एक कॉम्बिनेशन का अगर वो चयन करता है तो वो उसका एक तरह से क्या है, स्ट्रॉन्ग प्रबल क्रमांकन को दर्शाता है। तो जो प्रकट अधिमान सिद्धांत के बारे में ये दोनों कथन दे रखे हैं, प्रोफेसर सैमुअल्सन ने क्या माना था कि जो मांग की आय लोच है, इनकम एलास्टिसिटी है, वो कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, और दूसरा जो प्रबल क्रमांकन है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एक्सिम के ऊपर आधारित हैं। तो दोनों बातें सही हैं, इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। दोनों जो स्टेटमेंट हैं वो सही दे रखे हैं हमको रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी प्रकट अधिमान सिद्धांत के बारे में। नेक्स्ट हमारा है सेकंड, खाद्य वस्तुओं की मांग आय बेलोच होती हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। देखिए, खाद्य वस्तुओं और उपभोक्ता की आय के बीच में जो संबंध होता है या खाद्य पदार्थों पर लोगों उपभोक्ताओं के द्वारा जो खर्चा किया जाता है और उपभोक्ताओं की जो आय होती है उनके बीच में जो विपरीत संबंध पाया जाता है, उसकी व्याख्या किसके द्वारा की गई थी, एंजिल के द्वारा। तो जो एंजिल वक्र है या एंजिल का जो नियम है वो एक तरह से क्या दर्शाता है, उपभोक्ता की आय और उनके द्वारा खाद्य वस्तुओं के ऊपर जो व्यय किया जा रहा है उनके बीच में विपरीत संबंध होता है। और साथ ही साथ जो खाद्य वस्तुएं हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, उनकी मांग की आय की लोच कैसी होती हैं, बेलोचदार होती हैं। इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा है तीसरा, निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। फ्री एंट्री स्वतंत्र प्रवेश, दूसरा है विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट, और तीसरा है संतोषजनक लाभ का लक्ष्य। तो देखिए, और आगे क्या लिखा हुआ है, इनमें से कौन चेम्बरलिन के एकाधिकारी प्रतियोगिता का भाग है। तो देखिए, जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, एकाधिकारी प्रतियोगिता के बारे में प्रोफेसर चेम्बरलिन के जो विचार थे उनका क्या मानना था कि एकाधिकारी प्रतियोगिता में एक तरह से जो बाजार है उसमें नई फर्मों का प्रवेश स्वतंत्र होता है और प्रत्येक फर्म क्या करती हैं, अपनी वस्तुओं को ज़्यादा बेचने के लिए बिक्री मतलब विज्ञापन के ऊपर वो खर्चा करती हैं। तो स्वतंत्र प्रवेश पाया जाता है, विज्ञापन पाया जाता है, और फर्मों का उद्देश्य क्या होता है, अपने लाभ को अधिकतम करना, ठीक है। संतोषजनक लाभ का लक्ष्य उनका नहीं होता है, सामान्य लाभ का लक्ष्य नहीं होता है। प्रत्येक फर्म का क्या लक्ष्य होता है, अपने लाभ को एक तरह से अधिकतम करना। लेकिन दीर्घकाल में क्या होगा, एकाधिकारी प्रतियोगिता में सामान्य लाभ की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर प्रोफेसर चेम्बरलिन ने जो अवधारणा दी है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, उसके बारे में हमारे जो ये दोनों कथन सही है, फर्स्ट और सेकंड वाले, ठीक है। इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ, असममित जोखिम नॉन सिमेट्रिक रिस्क का अभिप्राय है। देखिए, जो असममित जोखिम है, एक तरह से जो वित्तीय बाजार होता है जिसमें लोगों के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो उस इन्वेस्टमेंट पर जो लाभ या हानि है वो एक तरह से क्या होते हैं, अनिश्चित होता है। तो असममित जो जोखिम होती है वो एक तरह से किसको कहा जाता है, वह जोखिम जिसे विविधीकरण के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है, उसको एक तरह से हम क्या कहते हैं, असममित जोखिम कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है फिफ्थ, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने
फर्मों के प्रवेश में बाधाएं, बैरियर्स टू एंट्री की अवधारणा विकसित की हैं। नई फर्मों का बाजार में जो प्रवेश होता है उनके लिए बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, बहुत सारी बाधाएं होती हैं। तो ये जो विचार है निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने दिए हैं? तो इसका देखिए जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, J.S. बैन। इन्होंने 1956 में जो विभिन्न प्रकार की बाधाएं हैं, तकनीकी समूह और उत्पादन की स्थितियों के आधार पर उन्होंने बाधाओं को स्पष्ट किया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा है छठा, स्थिर औसत लागत, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, AFC लागत में गिरावट के चलते औसत परिवर्ती लागत जो हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, वो क्या होती हैं? बढ़ने लग जाती हैं। क्यों बढ़ने लग जाती हैं? अब देखिए सबसे पहले अगर हम एवरेज फिक्स कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो AFC क्या होती हैं? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में हम क्या करते हैं? उत्पादन की बढ़ती हुई इकाइयों का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? AFC। और जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ती जाती हैं तो जो AFC हैं, औसत स्थिर लागत है, वो हमेशा क्या होती हैं? घटती हैं, क्योंकि हम कुल स्थिर लागत में किसका भाग देते हैं? उत्पादन की बढ़ती हुई इकाइयों का। इसलिए औसत लागत, जो औसत परिवर्तनशील लागत है, वो भी क्या होती है? प्रारंभ में तो घटती है लेकिन फिर उसके बाद में क्या होती हैं? बढ़ने लग जाती है। और क्या कारण होता है उसका? कि उत्पादन के जो साधन हैं, साधनों के जो प्रतिफल होते हैं, वो एक तरह से क्या हो जाते हैं? घटने लग जाते हैं। इसलिए औसत लागत जो होती है, औसत परिवर्तनशील लागत, वो क्या होती हैं? बढ़ने लग जाती है। तो हमारा जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। साधनों का जो प्रतिफल है, जो रिटर्न है, वो एक तरह से क्या हो जाता है? घटने लग जाता है। इस कारण से जो औसत परिवर्तनशील लागत है वो क्या होती हैं? बढ़ने लग जाती हैं। नेक्स्ट हमारा है सेवंथ, निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए। यहाँ पर हमारे पास में दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। सबसे पहला क्या है? दीर्घावधि लॉन्ग रन में औसत लागत वक्र न्यूनतम बिंदु, न्यूनतम सुदक्ष पैमाने के रूप में जाना जाता है। तो देखिए जब हम दीर्घकाल की बात करते हैं तो ये हमारा जो दीर्घकालीन औसत लागत वक्र है, ठीक है, इस पर अगर कोई फर्म उत्पादन कर रही है तो ये जो उसका न्यूनतम बिंदु होता है, इस उत्पादन बिंदु को एक तरह से एफिशिएंट माना जाता है, दक्ष माना जाता है, अच्छा माना जाता है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कथन है। और दूसरा क्या है? यह वह निर्गत होता है जहाँ पर दीर्घावधि औसत लागत वक्र नीचे आना रुक जाता है। ठीक है, औसत लागत की हम बात कर रहे हैं तो इस न्यूनतम बिंदु तक तो औसत लागत क्या होती है? घटती हैं। उसके बाद में ये जो घटना है वो रुक जाता है। तो हमारे यहाँ पे एक तरह से दोनों कथन सही हैं। तो हमारा जो सही आंसर वो क्या हो जाएगा? कि दोनों कथन, दोनों स्टेटमेंट जो दे रखे हैं वो एक तरह से क्या हैं? सही हैं। नेक्स्ट हमारा है 8th, निम्नलिखित में से कौन रोजेंस्टीन-रोदान विकास मॉडल की एक बड़ी अविभाज्यता है? देखिए रोजेंस्टीन-रोदान ने आर्थिक वृद्धि का जो मॉडल दिया है उसमें उन्होंने 3 प्रकार की जो अविभाज्यताएं हैं उनकी बात की हैं। पहली विभाज्यता तो पूंजी की पूर्ति से संबंधित है। ठीक है, पहली विभाज्यता कौन सी है? पूंजी की पूर्ति। और दूसरा अगर हम देखें तो वो है बचतों की पूर्ति। और तीसरी बात जो उन्होंने की थी, मांग की। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपूर्ति के बारे में, ठीक है, सप्लाई एक तरह से हम कह सकते हैं। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। लेकिन उन्होंने जैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसके बारे में भी एक तरह से बात की थी, ठीक है, लेकिन उसके उन्होंने पूंजी की जो अविभाज्यता हैं उसी के अंदर उन्होंने शामिल कर दिया था। और रोजेंस्टीन-रोदान थे, उनका क्या मानना था कि ये जो विकासशील देश हैं या जो कम विकसित देश हैं, यहाँ पर इनके यहाँ पे जो इस प्रकार की विभाज्यताएं हैं, मांग की अविभाज्यता हो गई है, पूंजी की हो गई है, बचतों की पूर्ति हैं, इस प्रकार की जो अविभाज्यता हैं उनको दूर करके एक तरह से आर्थिक विकास की जो गति उसको तेजी से बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, रोजेंस्टीन-रोदान का यह मॉडल था। 9th हमारा है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन विकास के मार्क्सवादी मॉडल के लिए सही हैं? कार्ल मार्क्स ने अपना जो मॉडल दिया था आर्थिक विकास का, उनकी जो बुक पब्लिश हुई थी दास कैपिटल में, उसमें उन्होंने बताया था कि लोगों का जो सामाजिक व्यवहार होता है, उन सामाजिक व्यवहार का मुख्य आधार क्या होता है? उत्पादन की विधि और उत्पादन के संबंध। उनके बारे में उन्होंने एक तरह से विचार दिए थे। तो उत्पादन की रीति में परिवर्तन से उत्पादन के संबंधों में जो परिवर्तन है वो पहले होता है, ऐसा उनका मानना था। इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी।
जो मार्क्स थे उनका क्या मानना था कि सामाजिक व्यवहार का जो मुख्य आधार है वो क्या है, एक तो उत्पादन की रीति, उत्पादन की विधि हम कह सकते हैं, और दूसरा उत्पादन के संबंध। तो उत्पादन की रीति में जो परिवर्तन है वो उत्पादन में संबंधों में जो परिवर्तन होता है उससे पहले होता है। पहले उत्पादन की रीति में परिवर्तन होगा, उसके बाद में उत्पादन के संबंधों में परिवर्तन होगा। नेक्स्ट हमारा है 10वां, काल्डोर के आर्थिक विकास के मॉडल के संबंध में निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए। यहाँ पर हमको आर्थिक विकास का जो काल्डोर का मॉडल है उसके बारे में हमको कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। एक तो है कि निवेश जो है वो लाभ दर का फलन है, पूंजी समान होती हैं, और बचत की जो सीमांत प्रवृत्ति होती हैं वो मजदूरों और लाभ अर्जित करने वाले दोनों के लिए समान होती हैं। तो देखिए काल्डोर का क्या मानना था कि जो आर्थिक विकास की प्रक्रिया है उसमें जो निवेश होता है वो लाभ की दर के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, ये कथन बिल्कुल सही है। बाकी ये दोनों बातें जो हैं वो सही नहीं हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी, केवल फर्स्ट वाला जो कथन है वो सही है। काल्डोर ने आर्थिक विकास का जो मॉडल दिया था, ठीक है, उसमें उन्होंने एक तरह से जो पूंजी संचय है, कैपिटल एक्यूमुलेशन है, उसको टेक्निकल प्रोग्रेस, तकनीक की जो प्रगति होती है उससे जोड़ने का प्रयास किया है और बताया कि किस प्रकार से कोई देश आर्थिक विकास को प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट हमारा है 11th, प्रच्छन्न बेरोजगारी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है। देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी की अगर हम बात करें तो ये मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में पाई जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम देखें कि जो कृषि भूमि होती है उस पर 5 जनों की अगर आवश्यकता है, लेकिन वहाँ पर आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए होते हैं, तो ये आवश्यकता से जो अधिक लोग लगे हुए हैं, आवश्यकता से जो अधिक श्रमिक लगे हुए हैं उस कृषि भूमि पर, अगर उनको हटाया जाता है तो उत्पादन पर उसका किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उत्पादन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। मतलब जो श्रम है उनकी जो सीमांत उत्पादकता है ऐसी स्थिति में क्या होती है, शून्य होती है। तो श्रमिकों को हटाया जाएगा तो उत्पादन में किसी प्रकार की कमी नहीं होती है। तो इस प्रकार की बेरोजगारी कौन सी होती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। और प्रच्छन्न बेरोजगारी के संबंध में क्या सही है कि इसके पास में बचत की क्षमता होती है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए। नेक्स्ट है 12th, सोलो के समृद्धि मॉडल के अंतर्गत सहज समृद्धि अवस्था परिस्थिति में विकास की ऊपरी सीमा निम्नलिखित में से किस वृद्धि दर से निर्धारित होगी। तो देखिए सोलो का जो वृद्धि मॉडल है उसमें विकास की जो ऊपरी सीमा है उसमें वृद्धि दर का जो निर्धारण है वो जनसंख्या के आधार पर होता है। ठीक है, जनसंख्या की जो पूर्ति है या श्रमिकों की जो पूर्ति होती है जनसंख्या के द्वारा, उनके ऊपर निर्धारित होती है, ऐसा सोलो को मानना था। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा है 13वां, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सबसे पहले जो अवधारणा हमको दे रखी है, तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें हमको सही सुमेलित करना होगा। ठीक है, कि ये जो हमको कुछ अवधारणा दे रखी हैं और इसको कौन से अर्थशास्त्र ने दी हैं उसको हमको सही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले अगर हम करो और सीखो की बात कर रहे हैं तो करो और सीखो, ठीक है, डूइंग जो है उसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, केनिथ एरो के द्वारा। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए ऑप्शन। उसके बाद में सर्वव्यापी तकनीकी प्रगति की अगर हम बात करें तो ये एक तरह से टेक्निकल प्रोग्रेस की बात करें तो ये किसकी अवधारणा थी, सोलो की। तो 3 के बाद में क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। उसके बाद में स्वर्णिम युग जो गोल्डन एज है उसका कंसेप्ट किसका था, जॉन रॉबिन्सन का जो आर्थिक विकास मॉडल है उससे संबंधित है। तो 3, 4, 2 और उसके बाद में हमारा जो CES उत्पादन फलन है इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, BS मनहास के द्वारा। ठीक है, इसलिए हमारा सही क्रम क्या होना चाहिए, 3, 4, 2, 1। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा है 14वां, किसी कर को तब प्रगामी कहा जाता है। प्रगामी का मतलब हम कह सकते हैं प्रोग्रेसिव। ठीक है, जब कर की जो सीमांत दर हैं, कर की जो सीमांत दर हैं वो औसत दर से अधिक होती हैं। ठीक है, औसत दर की तुलना में जब सीमांत दर जो हैं वो अधिक होती हैं तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहते हैं, कर जो है वो किस प्रकार का है, प्रगामी कहलाएगा, प्रगामी।
मतलब कि हम कह सकते हैं कि आय के अनुपात में करों का जो भुगतान किया जा रहा है वो अधिक किया जा रहा है, ठीक है। तो इस स्थिति में इसको हम कहेंगे प्रगामी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा है 15th, सापेक्षिक रूप से कुछ निजी वस्तुएं पूर्णतः प्रतिस्पर्धी और निकालने योग्य होती हैं। और तर्क हमारा है अधिकांश उपभोग और उत्पादन में कम से कम कुछ साझे पहलू होते हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर है कि जो एक कथन हमको दे रखा है वो एक तरह से क्या है? सही है, लेकिन जो तर्क दे रखा है वो इसको सही रूप से स्पष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निजी वस्तुएं क्या होती हैं? जिसमें विभाज्यता का गुण पाया जाता है, मतलब जिनका सामूहिक उपभोग नहीं किया जा सकता है। जो व्यक्ति भुगतान करता है वो ही उसका उपयोग कर सकता है। इसमें प्रतिद्वंद्विता का जो नियम होता है वो लागू होता है। अपवर्जन सिद्धांत जो है वो एक तरह से लागू होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो पहला जो हमारा ऑप्शन है वो एक तरह से क्या है? सही है, पूर्णतः प्रतिस्पर्धी होती है, ठीक है। जो प्रतिद्वंद्विता का नियम है वो इसके ऊपर लागू होता है, मतलब जो व्यक्ति कीमत चुकाएगा वो ही इसका प्रयोग कर सकता है। जो व्यक्ति कीमत नहीं चुकाता है वो इन वस्तुओं के उपभोग से वंचित रह जाता है, उनको हम क्या कहते हैं? निजी वस्तुएं कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम और भी एमसीक्यूज हैं उनको हम देखेंगे।